स्टार्ट करते हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी वर्कशॉप और सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग 2024 अटेम्प्ट पास्ट पेपर सॉल्यूशन ऑफ कैफ वन, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन। आज के दिन का हमारा एजेंडा ये है कि कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के अटेम्प्ट का जो बिल्कुल रिसेंट अटेम्प्ट है, स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का पेपर है, इसे हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे, इसे हम कंप्लीटली सॉल्व कर रहे होंगे। और डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि IS8, कैश फ्लो और एनपीओ, ये तीन टॉपिक्स है जिनकी स्पेसिफिक रिवीजन की मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी। तो इन तीन टॉपिक के हवाले से कोई एक आधा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कवर कर रहे हो, लेकिन वो अगेन हमारी टाइम की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो जो पेपर हम देखने लगे हैं वो स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट का कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन का पेपर है। अच्छा, इस पेपर को रीड करने से पहले, इस पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं इसका एग्जामिनर कमेंट देख रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी एग्जामिनर कमेंट शेयर किया जाए। तो ये स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट के रिजल्ट या स्प्रिंग 24 के अटेम्प्ट के FAR1 के पेपर का एग्जामिनर कमेंट है। कहता है द करंट रिजल्ट ऑफ 28% align closely with the previous result of 27% and the average of the last 5 session which was 26%। कह रहा है कोई बहुत ज्यादा तीन नहीं मारा आप लोगों ने। सितंबर 24 के अटेम्प्ट में 28% रिजल्ट है, पिछले अटेम्प्ट में 27% था और 5 सालों का एवरेज 26% है। FAR1 का रिजल्ट ग्रुप ए और स्पेसिफिकली कैफ के सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स के कंपैरिजन में बुरा रिजल्ट है। जहां ग्रुप ए ग्रुप बी के बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट 30-35 और कुछ केसेस में 40% तक चला जाता है, वहां पे FAR1 का जो रिजल्ट है वो 26-27% के आसपास रहता है। इसकी क्या रीजन है? इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट that 23% of the examinees obtained less than 20 marks, indicating that they appeared in the examination without even studying the basic of the subject। मैंने आपसे लास्ट टैक्सी वर्कशॉप में भी डिस्कस किया था कि जो आईकेप का 20%, 30%, 40% का रिजल्ट आ रहा होता है, ये कोई कंक्लूसिव परसेंटेज या ये कोई डिसीजन मेकिंग करने के लिए कोई ऐसी परसेंटेज नहीं है। रीजन भी कि एक अवाम तो ऐसी बैठी होती है जो बस बैठ जाती है, जो कहीं भी बैठ जाएगी, वो बिल्कुल तैयारी करके नहीं आएगी। तो इस अटेम्प्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 23% तो ऐसे थे जिनके 20 से भी कम मार्क्स आए, यानी कि वो कुछ पढ़कर ही नहीं आए थे, बस आ गए थे कि अल्लाह ने चाहा तो निकल जाएगा, वरना देख लेंगे कि आईकेप की एग्जामिनेशन हॉल कैसा लगता है। तो इफेक्टिवली जो 27% पास हुए, जो 27% पास हुए, वो 100 के 77% में से पास हुआ। यानी कि 100% बच्चों में से 23% तो वो थे जो फारिग थे, जो खराब अंडे थे। तो कितने बचे? 77%। 77 ही बचे ना, 77। तो 77 में से 27% बच्चा पास हुआ है। जरा 27 डिवाइडेड बाय 77 करें। 35। यानी कि वो बच्चा जो सीरियसनेस के साथ पढ़कर जा रहा है, तो उसमें से भी सिर्फ 35% बच्चा ऐसा है जो कि कुछ उखाड़ पा रहा है, बाकी 65% बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा है। अब ऐसा क्यों, इसकी भी रीजन बताइए। कहता है रफली 1/3 of the examinees taking this examination have been granted exemption from the introduction to accounting as a result of transition to the new scheme. Notably, the pass rate for these exempted examinees is considerably lower than the other examinees. इस अटेम्प्ट में इसने कुछ परसेंटेज या कुछ नंबर्स वगैरह नहीं बताए, लेकिन अगर तुम रिसेंट 8-10 अटेम्प्ट या रिसेंट 5-6 अटेम्प्ट के एग्जामिनर कमेंट देखोगे ना, तो तुम्हें हर एग्जामिनर कमेंट के अंदर ये वाला कमेंट नजर ही आ रहा होगा कि भाई इतने बच्चे ऐसे थे जिनका आईए एग्जाम था, इतने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आईए पढ़ा। तो जिन बच्चों ने आईए आईए पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ा था, उनका रिजल्ट ये रहा। जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा, उनके लग गए। सर हमारे लिए इसमें से सीखने वाली बात क्या है? हम दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं, हो सकता है कि हमने आईए पढ़ा, हो सकता है कि हमारा आईए एग्जाम हो। इन एनी केस अगर आपने आईए पढ़ा भी है, लेकिन वो मैं समझता हूँ कि स्टिल MCQs पेपर था, आपने जैसे तैसे हो सकता है कि बगैर ड्यू तैयारी के शायद क्लियर कर ले। तो इस कमेंट के अंदर सीखने वाली बात यह है, इस कमेंट के अंदर सीखने वाली बात यह है कि आपकी बेसिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। किसी भी इमारत की खूबसूरती, उसकी मजबूती का जो दारोमदार है वो उसके फाउंडिंग पिलर्स के ऊपर। तो अगर आपकी फाउंडेशन, आपकी बेसिक्स, आपकी लॉजिक्स, आपके कॉन्सेप्ट डे वन से क्लियर नहीं होंगे, तो वो आपको थ्रू आउट द सी जर्नी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट कर रहे होंगे, बहुत ज्यादा मायूस कर रहे होंगे। और यही रीजन है कि FAR1 में बच्चे का रिजल्ट खराब आ रहा होता है एज कंपेयर टू FAR2, एज कंपेयर टू CA फाइनल का एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या FAR1 का पेपर एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से मुश्किल होगा? नहीं। FAR1 में हम या तो आईए एग्जाम करके या आईए को आधा अधूरा तैयार करके MCQs की बेसिस पे पास हो जाता है, तो हमारी बेसिस स्ट्रांग नहीं होती।
बेसिस स्ट्रांग नहीं होती तो वो हमारे जो करतूत है हमें FAR1 में नजर आ जाता है। जब बच्चा सही मानों में FAR1 क्लियर करता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके कॉन्सेप्ट की ग्राउंड, उसके कॉन्सेप्ट की बुनियाद सही ना हो। वंस उसके कॉन्सेप्ट की बुनियाद सही हो जाती है और उसका FAR1 क्लियर हो जाता है, तो फिर उसे FAR2 और FFR यानी कि एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के पेपर में इतना चैलेंज नहीं फेस करना पड़ता जितना FAR1 में करना पड़ता। तो तुम्हारी CA की जर्नी के जो भी 20-21 पर्चे हैं उसमें से टोटल तुम्हें 5 पर्चे देने ही अकाउंटिंग के। चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम में ही अकाउंटेंट आ रहा है तो तुमने तो पूरी जिंदगी करनी है अकाउंटिंग है। तो जो काम पूरी जिंदगी करना है, अगर हमारी उसकी बेसिस वीक होंगी तो हो सकता है कि पेपर में शायद थोड़ा चैलेंज आ रहा हो, लेकिन यकीन जाने कि आप लोगों को प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ रहा होगा। सर अब तो जो वर्षा गुजर गया वो गुजर गया, अब क्या करें कि उसको स्ट्रॉन्ग कर लें? सर अभी तो उसकी टेंशन ना लें, अभी तो आप FAR1 की अटेम्प्ट देने जा रहे हैं। जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करें, उसी को प्रैक्टिस करें, उसी को कवर करने की कोशिश करें। अगर एज अ स्टूडेंट आपको लगता है कि यार मैंने पेपर तो पास कर लिया या पेपर तो अच्छा दे दिया लेकिन स्टिल मेरी जो बेस है वो थोड़ी सी वीक है, तो इसके ऊपर काम किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ 100, 150, 200 घंटे पढ़ने होंगे। अगर आप 15-20 घंटे भी बेसिक्स के ऊपर लगा देंगे ना, आपकी डेबिट क्रेडिट की साइंस, आपकी ट्रायल बैलेंस की साइंस, आपकी जनरल एंट्री की साइंस, आपकी टी अकाउंट की साइंस, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, ये बेसिक सेल्फ डेवलप हो गई ना, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी। और फिर आने वाले वक्तों में हमने ये करना होगा कि कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़े, अल्लाह ना करे FAR1 दोबारा पढ़ रहे हो, FAR2 पढ़ रहे हो या FAR पढ़ रहे हो, किसी भी रूल को एज इट इज रूल के तौर पे याद ना रखें। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि अगर मैं FAR1 के करिकुलम के सारे अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट को 1 2 3 करके लिखना शुरू कर दूं ना, तो ये कोई 150 से 170 बन रहा है। अगर मैं FAR2 के सारे अकाउंटिंग रूल्स को एक जगह लिखना शुरू कर दूं ना 1 2 3 करके, तो ये कोई 200 250 के आसपास बनेंगे। अगर मैं एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सारे रूल्स को एक जगह लिखना लिख जाऊं तो ये कोई मोर देन 1700 रूल्स और प्रिंसिपल्स बन। अब ह्यूमनली ना मेरे लिए ना किसी भी अकाउंटेंट के लिए इन 1700 प्रिंसिपल्स को याद रख पाना ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो सर फिर आपको कैसे याद रहती है चीजें, आपको कैसी चीज फिंगरटिप्स है? सर मुझे इस वजह से याद रहती है कि मैंने हर चीज के बैक की लॉजिक समझी हुई। वंस आप किसी चीज की लॉजिक समझने लग जाते हो, लॉजिक के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हो, यकीन जाने आपको कोई प्रिंसिपल, आपको कोई रूल याद रखना ही नहीं पड़ता, वो खुद ब खुद हमारे जहनों के अंदर हमेशा के लिए महफूज रह जाएगा। तो अभी हमने फोकस जो भी हमारे पास 12-15 दिन रह गए उसमें हम FAR1 के रिवीजन और बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन का करेंगे। इफ यू थिंक कि आपकी बेसिक्स वीक है, कोशिश कीजिएगा कि एग्जाम के बाद रिजल्ट से पहले का जो टाइम होता है वो थोड़ा रिलैक्स पीरियड होता है, अपनी बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि आगे FAR2 आ रहा है, आगे एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आ रहा है। और अगर अल्लाह ना करे FAR1 दोबारा पढ़ना पड़ता है, FAR2 पढ़ेंगे, FFR पढ़ेंगे, तो कोशिश करेंगे कि चीजों को रूल के तौर पे नहीं बल्कि लॉजिक की बेसिस पे, कॉन्सेप्ट की बेसिस पे याद रखने की, समझने की कोशिश करेंगे। आगे कहता है द परफॉर्मेंस ऑफ द The performance of the examinees displayed notable disparities among the answer script. Among all papers, the highest number of examinees achieved more than 80 marks in this paper, with even some scoring as high as 97 marks. सर ये वाली बात हमारे लिए तो रेलिवेंट ही नहीं है, हम तो पास हो जाएं बस बहुत है हमारे लिए। आगे कहता है however it is noteworthy that 26%, 34%, 25%, 29% of the examinee did not secure any marks in question number 2, 3, 4, 5 respectively. कह रहे 26% बच्चे ऐसे थे जिनका क्वेश्चन नंबर 2 में 0 आया है, 34% बच्चे ऐसे थे जिनका क्वेश्चन नंबर 3 में 0 आया है, 25% बच्चे ऐसे थे जिनका क्वेश्चन नंबर 4 में 0 आया है, और 29% बच्चे ऐसा था जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में 0 लेकर आ गया है। सर इस जुमले में क्या सीखने वाली बात है? सर इस जुमले में सीखने वाली बात यह है कि हरगिज सेलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी। ये जो आते हैं ना कि सर एग्जाम से पहले सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं, सर एग्जाम से पहले कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, सर FAR1 का करिकुलम ऐसा नहीं है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताया जाए। आपके कोर्स के अंदर टोटल कोई 12-13 टॉपिक्स हैं, आपके एग्जाम पेपर में 9 सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 सवाल के अंदर एक ही वक्त में एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टेस्ट कर लिया जाता है, और अगर किसी स्टैंडर्ड के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन या किसी क्वेश्चन के साथ मिलाकर ना भी पूछे तो वो उसे MCQs के अंदर कवर कर लेते हैं। तो FAR1 का आगे जाके हो सकता है कि आपके पास ऐसी मार्जिन बन जाए, लेकिन अगर मैं FAR1 की बात करूं तो FAR1 का कोर्स, FAR1 का एग्जाम ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक टॉपिक भी छोड़कर चले जाओ। अभी लास्ट वर्कशॉप के बाद मुझसे कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर एनपी और कैश फ्लो में से क्या इंपॉर्टेंट है? सर एनपी और कैश फ्लो में से कोई एक चीज छोड़कर जाना छोड़ है।
एनपीओ या कैश फ्लो में से कोई एक टॉपिक या एक चीज, एक चैप्टर छोड़कर जाना, सर वो क्या कहेंगे कि उड़ाई लेने वाली बात। क्योंकि अगर तो आपकी लक चल गई, आपने एनपीओ छोड़ दिया, एनपीओ नहीं आया, कैश फ्लो छोड़ दिया, कैश फ्लो नहीं आया, तो चलो सही है। लेकिन अगर आ गया तो उसका सवाल 15-18 मार्क्स से कम नहीं आने लगा। पर अगर 15-18 मार्क्स का सवाल एग्जाम में देखकर आपको पता चला कि यार ये तो टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, यकीन करें आपका वो हाल होगा कि जो बाकी 80 मार्क्स का पेपर आपको आता है ना, वो भी आप वैसा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जैसी आपने तैयारी की थी। तो मेक श्योर, भले कोई टॉपिक वीक हो, भले कोई टॉपिक स्ट्रांग हो, मैं नहीं समझता कि हम कोई आइडियल वर्ल्ड में रहते हैं या हम कोई परफेक्ट है, परफेक्ट अल्लाह ताला की जात है। कुछ टॉपिक वीक, कुछ टॉपिक स्ट्रांग हो सकते हैं। आपको 50 मार्क्स लाने, 100 मार्क्स थोड़ी लाना है। 50% मार्जिन है आपके पास, लेकिन एटलीस्ट सेलेक्टिव स्टडी मत करके जाइएगा। हर सवाल को अटेम्प्ट करने की हम कोशिश कर रहे होंगे। तो ये तो ओवरऑल एक डिस्कशन था। सर अब आता है कैफ वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग वन के एग्जाम के ऊपर। सर सबसे पहले जब हमारे पास आईकेप में एग्जामिनेशन सेंटर में हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ रहा होगा, तो हमें सबसे पहले 15 मिनट दिए जाते हैं रीडिंग टाइम के लिए। इस रीडिंग टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, इसका जिक्र मैंने कैफ टू के वर्कशॉप में भी किया था। 15 मिनट में से शुरू के 8-10 मिनट पेपर को स्किम करें, देख लें कि कौन कौन से टॉपिक पूछे हैं, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक आपके वीक है, और अपने क्वेश्चन पेपर को एक सीक्वेंस डिजाइन कर दें कि किस सीक्वेंस के अंदर आप ये पेपर सॉल्व करने लगे हो। शुरू के 8-10 मिनट के अंदर हमने पेपर स्किम करना है, एक सीक्वेंस असाइन करनी है, इसमें 8-10 मिनट लग जाएंगे। फिर आखिर के 5 मिनट के अंदर सिर्फ वो एक सवाल रीड करें जो आप अपनी आंसर कॉपी में सबसे पहले करने वाले। और वो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 हो, आप अपनी सीक्वेंस में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे क्वेश्चन नंबर 3 पहले सॉल्व करना है, तो शुरू के 8-10 मिनट में मैं पेपर को स्किम करके एक सीक्वेंस असाइन करूंगा। अगले 5 मिनट के अंदर मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 को ही रीड करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को ही हाईलाइट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 के ही डाटा को मार्क कर रहा हूंगा। क्या ये बातें समझ आती है हमें? सर तो इस अटेम्प्ट में, स्प्रिंग 2024 के अटेम्प्ट में, अगर हम थोड़ा सा पेपर को स्किम करें, क्वेश्चन नंबर 1 जेमिनाई क्लब। सर क्लब से अंदाजा हो गया कि एनपीओ का सवाल है, तो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस तो यही शेक कर जाएगा कि एनपीओ आ गया। सर कितने मार्क का सवाल है? सर 9 मार्क का सवाल है, बहुत ज्यादा तगड़ा सवाल नहीं होगा, 9 मार्क का मुनासिब सवाल होगा। उसके बाद द अकाउंटेंट ऑफ मिड जर्नी प्रिपेयर द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रिक्वायरमेंट में कहता है कंप्यूट द करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सर ये करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक का सवाल है। अब करेक्शन ऑफ एरर हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक, हो सकता है आपका एक एवरेज टॉपिक हो। क्वेश्चन नंबर 3, compute operating day cycle and select one potential action for each component of the operating cycle। सर रेशियो के टॉपिक से पर्टेनिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4, you are the finance manager, the financial statement for the year is 31 December, in the beginning of 2023 company adopted revaluation model। तो ऐसा लग रहा है कि कोई IAS 16 वाला सवाल है। कुछ नॉन कंप्लायंस दिए जिसके बारे में कहता है ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंस पॉइंटेड आउट बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव। क्वेश्चन नंबर 5, सर रिक्वायरमेंट रीड करके पता चल गया कि बोरिंग कॉस्ट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्वायरमेंट को अगर मैं देखूं, सवाल के साइज और रिक्वायरमेंट को देखूं, तो कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, यानी ये IAS 8 और IAS 1 का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सर क्वेश्चन नंबर 8 की रिक्वायरमेंट को अगर एक देखें तो कहता है प्रिपेयर नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, assume the company follow cost model for investment property। तो ये IAS 40, और हो सकता है कि सवाल के अंदर कोई IAS 16 की एडजस्टमेंट भी आ रही हो। तो हमने ये देख लिया कि भाई ये टॉपिक्स इसने पूछे। अब जो टॉपिक आपके स्ट्रांग है, जो टॉपिक आपके वीक है, उस हिसाब से एक एक सवाल को रीड करके आपने एक सीक्वेंस डिजाइन करनी। अच्छा, जिस पेपर में तुम्हारे पास एमसीक्यू आ रहा है ना, हो सकता है कि तुम जो पेपर अटेंड करो सबके अंदर एमसीक्यू, हो सकता है किसी एक आधे में एमसीक्यूज ना पूछे जा रहे हो। अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं तो रीडिंग टाइम के आखिरी के 5 मिनट में एमसीक्यूज को भी सॉल्व करना बनता है। अगर हम ओवरऑल पेपर को एक सीक्वेंस असाइन करें, सर एज अ स्टूडेंट जितनी हमारी तैयारी अभी तक हो चुकी है, क्या क्वेश्चन नंबर 1 एनपीओ पहले करना चाहिए? नहीं सर, ये तो हमें तंग करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्शन ऑफ एरर, ये करना चाहिए? सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमें पहले करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग कैपिटल, यस सर ये भी हमें लगता है कि हमें अच्छा आता है। क्वेश्चन नंबर 4 IAS 16 के हवाले से कुछ थ्योरी बेस्ड सवाल है, यस सर ये भी कुछ हद तक कह सकते हैं कि एडजस्ट हो जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 5 बोरिंग कॉस्ट, सर ये तो हमें सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, मेरे ख्याल ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक होना चाहिए आपका।
एक बोरिंग कॉस्ट ही तो जो हमें आता है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हम सबसे पहले ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सर रीड करके पता चलेगा इसमें कितना मवाद है। और क्वेश्चन नंबर 8 वर्किंग कैपिटल। अच्छा, एक 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 तो मैंने आपको बताया कि पेपर को हमेशा इस सीक्वेंस में अटेंड करना चाहिए कि जो सबसे टॉपिक अच्छा आता है वो सबसे पहले, जो उससे कम अच्छा आता है उसके बाद, जो बुरा आता है उसके बाद, जो बहुत बुरा आता है उसके बाद, यानी कि हम अपनी परफॉर्मेंस फ्रॉम द बेस्ट टू वर्स्ट दिखा रहे होंगे। लेकिन थोड़ा सा ना पेपर को मार्क्स वाइज भी एलोकेट करें। आपके एग्जाम में चाहे वो कॉस्टिंग हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो FAR 1 हो, चाहे तुम सीए का कोई भी पेपर अटेम्प्ट करो, एग्जाम में आप गौर करोगे कि आपके पास दो या एट टाइम्स तीन सवाल ऐसे होंगे जिनकी वेटेज 18, 20, 22 मार्क की होगी, और 4-5 सवाल तुम्हारे पास ऐसे होंगे जिनकी वेटेज 8 मार्क, 10 मार्क, 11 मार्क, 12 मार्क इस तरह की हो। कोशिश करें कि अपने पेपर को इस तरह से असाइन करें कि शुरू में 8, 10, 12 मार्क के दो सवाल सॉल्व करें, फिर 20 मार्क्स वाले दो तीन सवाल सॉल्व करें, और फिर रिमेनिंग पेपर सॉल्व करें। इसका ना एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जितनी भी रिसर्च हुई है ना उसे पता ये चलता है कि अगर 3 घंटे का पेपर 100 मार्क्स के ऊपर बेस करता है तो स्टूडेंट को जितना ही समझा लो कि 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट है, एक्चुअली वो पेपर पता है कैसे सॉल्व करता है, वो शुरू के 1 घंटे में सिर्फ 25 मार्क का पेपर सॉल्व करता है, फिर अगले 1 घंटे में वो 35 मार्क का पेपर सॉल्व करता है, और फिर वो अगले 1 घंटे में समझ रहा है कि मैं 45 मार्क का पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा, जो कि हो नहीं पाता। इसीलिए हमारा जो पेपर है वो 85-90 मार्क का या 80 मार्क का अटेम्प्ट हो रहा होता है, क्योंकि हम पहले घंटे में बड़ा सुकून से बना बनाकर सफाई सुथराई के साथ 25 मार्क अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम 30-35 मार्क अटेम्प्ट करते हैं, फिर हम 40-45 मार्क आखिरी घंटे में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो आपने मेक श्योर रखना है कि अपनी स्पीड पहले से ही तेज रखें। कोशिश करें कि एटलीस्ट पहले घंटे के अंदर आप 30-35 मार्क का पेपर निपटा दें। अगर आप MCQs पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं ना तो फिर तो मैं समझता हूँ कि 35 मार्क का पेपर पहले घंटे में होना चाहिए, फिर अगले घंटे में 35 मिनट 35 मार्क्स, और फिर तीसरे घंटे में 35 मार्क्स। इस तरह से आप बैलेंस लेके चलेंगे ना, तो भी मैं ये नहीं कह रहा कि 100 मार्क का पेपर है, लेकिन स्टिल 95 मार्क्स 90 मार्क्स का पेपर आप अटेम्प्ट करने की पोजीशन में आ जाओगे। और मैं 20 मार्क वाले सवाल को, 18 मार्क वाले सवाल को, 22 मार्क वाले सवाल को कह रहा हूं कि तुम्हें अपने पेपर में सैंडविच बनाना है। 20 मार्क, 12, 18 मार्क, 22 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन है ना, उसे कोशिश करो कि अपने 3 घंटों के दरमियान में सैंडविच बनाओ। मसला ये होता है कि अगर आपने शुरू में 20 मार्क का सवाल उठा लिया ना, देखिए 20 मार्क का सवाल है तो टाइम टेकिंग तो होगा, और 20 मार्क का सवाल है तो इसका मतलब इसके अंदर कोई मुश्किल एडजस्टमेंट भी मोस्ट लाइकली होगी। अगर आपने शुरू में 20 मार्क का सवाल उठाया एज क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें चांसेस ये हैं कि आप सवाल कर तो लोगे, आपको आता भी होगा, लेकिन आप उस पर जरूरत से ज्यादा टाइम दे जाओगे। तो 20-22 मार्क वाला सवाल अगर तुमने शुरू में किया और उसमें तुमने ज्यादा टाइम लगा दिया, भले तुम्हें आता था, भले तुमने सही किया, बाकी पेपर तुम्हारा खराब हो रहा होगा। अच्छा, 20-22 मार्क वाला सवाल सर हम एंड में करें तो सर ये भी रिकमेंडेड नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने देखा IK बॉल में कि एग्जामिनेशन एंड होने में 20 मिनट रह गए और तुम्हारा एक 20 मार्क का सवाल रहता है, यकीन करें वहां पे भी आप पैनिक कर जाएंगे। जब आप 20-22 मार्क वाले सवाल को बीच में सैंडविच बनाते हो ना, तो इससे साइकोलॉजिकल सुकून मिलता है कि आपने 8-10 मार्क के दो सवाल सॉल्व किए, तीन सवाल सॉल्व किए, फिर आपने बड़ा सवाल उठाया। फिर जब आप पेपर के आखिरी आधे पौने घंटे में रहते हो और आपके पास 10 मार्क के दो तीन सवाल रहते हैं ना, तो वो चांसेस ये है कि आप अटेम्प्ट कर जाओगे। वैसे तो 20 मार्क का सवाल भी 20 मिनट में हो रहा होता है, लेकिन अगर हम उसे आखिर के 20 मिनट में रहते हैं ना, तो फिर पैनिक सिचुएशन की वजह से हम उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। एक सीक्वेंस असाइन करनी है फ्रॉम द बेस्ट टू द वर्स्ट, और एक सीक्वेंस असाइन करनी है कि शुरू में 8-10-12 मार्क के एक दो सवाल, तीन सवाल, फिर हैवी सवाल, और फिर जो रिमेनिंग हमारे पास 8-10 मार्क के दो तीन सवाल रह गए, रिमेनिंग पेपर रह गया, वो हम एग्जाम के आखिरी आवर में सॉल्व कर रहे होंगे। तो अब अगर मैं इस पेपर में गौर करूं ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 NPO का है 9 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 करेक्शन ऑफ एंट्रीज 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 वर्किंग कैपिटल 7 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 IS16 की थ्योरी 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 बोरिंग कॉस्ट 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 MCQs, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव IS8 और IS1 का सवाल है 20 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास तकरीबन 13 मार्क्स का सवाल है। सर एक और सवाल भी है सर, क्वेश्चन नंबर 9 भी है EPS का, ये मैंने स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 भी है अर्निंग पर शेयर के टॉपिक का, इसकी वेटेज तकरीबन 17 मार्क्स की है। तो इस 9 सवालों में 2 सवाल ज्यादा मार्क्स के हैं, एक IS8 20 मार्क का, और एक क्वेश्चन नंबर 9 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड का तकरीबन 17 मार्क का।
इन दो सवालों को आप पेपर के दरमियान में सॉल्व करें। पहले 8-10 मार्क के दो सवाल सॉल्व कर लिए, फिर इन दो बड़े सवालों को सॉल्व किया, फिर आप रिमेनिंग पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे। तो सर इसे तो हम दरमियान में करेंगे, इसे भी हम दरमियान में करेंगे, सॉरी इसे नहीं, ये तो कम वेटेज का था, तकरीबन 13 मार्क्स का है। फिर हमारे पास ये वाला सवाल था, एमसीक्यूज था, और फिर जो शुरू के 4-5 सवाल थे वो छोटे छोटे 8-8 10-10 मार्क के सवाल थे। क्या ये बातें समझ आ रही है? मैं